Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for competitive exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, consider the following statement about Pradhan Mantri particularly vulnerable tribal group development mission. और आपको इसका सही जवाब बताना था, तो ना ही ऑप्शन 1 करेक्ट है ना ही ऑप्शन 2। देखिए, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के बारे में समझ लेते हैं। तो इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा एज द पार्ट ऑफ रीचिंग द लास्ट माइल, जो हमने सप्तऋषि या 7 प्रायोरिटीज लिस्ट यहाँ पर हमने देखी थी बजट की, उसका एक ये पार्ट है। दिस मिशन विल सैचुरेट द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विथ सेफ हाउसिंग, क्लीन drinking water, education, nutrition, road and telecom connection and livelihood. And for that, a budget of rupees 15,000 crore will be dedicated to this mission for the next 3 years. And this scheme will going to benefit approximately 3.5 lakh tribal group. ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये सप्तऋषि इस प्रायोरिटी का एक पॉइंट था। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हु आर पीवीटीजीज। जब हम पीवीटीजीज की बात करते हैं तो कौन सा किस कम्युनिटी को आप यहाँ पर समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ सवाल किया गया था, विद रेफरेंस टू रेड सेंडर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 and 4th. Alright, since we have already discussed it, so I am gonna skip it for now. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this particular news is important for GS paper 3 energy, और यहाँ पर बात की जा रही है जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन में हमें देखने मिल रही है, उसकी वजह से जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब आप के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट गुड। यस, सो दिस व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। अगर हम बात करें तो आईआईटी गांधीनगर की एक टीम है जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि ग्रेजुअली ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए हमारा जो हाइड्रो पावर जनरेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो भी ग्रेजुअली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम बात करेंगे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग व्हाट विल हैपन, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा सो आपको इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन देखने मिलेगा। जहाँ प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगा, रिजल्ट क्या होगा, आपको जो इनफ्लो है, ठीक है, जो पानी है, आप देखिए ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे। सो इसकी वजह से जो पानी है वो भी बहता हुआ कहाँ आएगा, रिजर्वॉयर्स की तरफ। और इस पूरी तरीके से ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया में हमें क्या देखने मिलेगा, स्पेशली अगर हम बात करें नदर्न इंडिया की, तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें हाइड्रो पावर जनरेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस selected hydroelectricity dams, the projected increase in hydropower potential in India is about 10 to 23%. So बेसिकली जो स्टडी सर्च कर रही है उन्होंने बताया, जो सेंट्रल इंडिया में की अगर हम बात करें, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया डैम्स की अगर हम बात करें कंपैरेटिव टू सदर्न इंडिया डैम्स, तो आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, जो एक साइमल्टेनियस राइज हमें देखने मिला है इनफ्लो का, रिजर्वॉयर्स में स्टोरेज कंडीशंस जो हमें यहाँ पर डैम्स की देखने के लिए मिल रही हैं, वो ज़्यादातर हमें सेंट्रल और नदर्न इंडिया में देखने को मिल रहा है। सो इसका जो ग्लोबल वार्मिंग का पूरा इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा वो ज़्यादातर नदर्न एंड सेंट्रल इंडियन डैम्स में, रिजर्वॉयर्स में हमारे लिए देखने के लिए मिलेगा। सो आगे यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि जो हाईएस्ट वार्मिंग, इस जो स्टडी यहाँ पर हुई है ये बोल रही है कि जो हाईएस्ट वार्मिंग है दैट इज़ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस इज प्रोजेक्टेड फॉर नदर्न इंडिया, while the warming is projected to be around 3 to only 4 degree for the central and southern India। और इसी की वजह से देखिए, ये जो पूरी स्टडी की जाती है ये ग्लोबल वार्मिंग को लेकर यहाँ पर की जाती है। देखा जाता है हर जगह का एक स्टैटिस्टिक्स निकाला जाता है कि किस तरीके से टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर्स में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के हिसाब से एक स्टडी यहाँ पर हुई है जो बता रही है कि लगभग आप देखिए तो किस तरीके का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है टेम्परेचर राइज में। सो आगे अगर हम बात करें तो जैसे आप सभी को पता होगा हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के डैम्स होते हैं। एक तो होते हैं रिजर्वॉयर डैम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, दूसरे डैम्स हमें जो देखने के लिए मिलते हैं वो होते हैं रन ऑफ डैम्स।
ठीक है। अगर हम रिजर्वायर डैम्स की बात करें तो यहाँ पर ये बेसिकली वही डैम्स हैं, जैसे ये डैम आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। होता क्या है, आने वाले पानी के पास एक वॉल, एक कंक्रीट वॉल जैसा स्ट्रक्चर किया जाता है और यहाँ छोटे छोटे से गेट्स बना दिए जाते हैं और इन गेट्स के पानी को क्या किया जाता है, बाद में रिलीज़ किया जाता है और ये पानी जाके गिरता है एक टरबाइन पे और इस टरबाइन से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे हमें देखने मिल जाते हैं रन ऑफ टाइप के डैम्स। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक पानी का फ्लो है, बेसिकली ये होगा, यहाँ एक टरबाइन लगा दिया जाता है इसके रिवर कोर्स के बीच में और ये पानी इस पर गिरता है और ये बाकायदा गोल 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 घूम के एक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। बेसिकली आप समझ गए होंगे रिजर्वॉयर डैम्स और रन ऑफ डैम्स की हम बात जब कर रहे हैं तो। अगर हम आज की डेट में वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि जो रन ऑफ डैम्स हैं, जो सेकंड वाले डैम्स की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा कॉमन हमें दिखाई दे रहे हैं कंपैरेटिव टू हमारे रिजर्वॉयर डैम्स। अब देखिए कारण क्या हो जाता है। एक तरफ अगर हम रिजर्वॉयर डैम्स की बात करें तो ये बेसिकली क्या होते हैं, कंक्रीट की दीवार जैसे होते हैं, इनके गेट्स ओपन किए जाते हैं। कई बार क्या देखने मिला है, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हमें देखने मिले हैं जहाँ पे ये रिजर्वॉयर डैम्स जो हैं ये फ्लड को प्रिवेंट करने का काम तो करते ही हैं, इनफ्लो यहाँ पर मेंटेन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ गई कि यही डैम्स की वॉल टूट गई या पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से एक सडन फ्लड की सिचुएशन बन गई, जिससे बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान जाती हुई हमें देखने के लिए मिली है। अब देखिए, ये जब हम रिजर्वॉयर्स की यहाँ पर बात करते हैं, रिजर्वॉयर डैम्स की, तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को या हाइड्रो पावर को यहाँ पर जनरेट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब आप इसको खोलेंगे, यहाँ से आने वाला जो पानी है एक वो टरबाइन पे गिरेगा, ये टरबाइन राउंड राउंड करेगी और इसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रन ऑफ द रिवर डैम्स के बारे में, तो यहाँ पे लगातार आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हुई देखने मिलेगी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं ये आपको ज़्यादा कॉमन देखने मिलेंगे आज की डेट में। क्यों? पहले तो यहाँ से लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। दूसरा, यहाँ पे कोई वॉल स्ट्रक्चर्स नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे इससे इसके टूटने का या इसकी वजह से कहीं फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आने की कोई चांसेस नहीं हो जाते। लेकिन देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे लिए जो रिजर्वॉयर टाइप के डैम होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कारण क्यों? कहाँ पर कितना पानी छोड़ना है, कितने पानी का किस तरीके से यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कुछ पानी हमें बचाना ज़रूरी है। सपोज़ किसी दूसरे स्टेट को पानी की ज़रूरत है तो उसको वहाँ पर डाइवर्ट कर देना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रिजर्वॉयर डैम्स वर्क्स मोर गुड, मोर गुड इन अ सर्टेन वेज। अब देखिए, एक तरफ तो इनकी खासियत भी है, दूसरी तरफ आर्टिकल ये भी बता रहे हैं कि इनके कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी देखने के लिए मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये आपका रिजर्वॉयर है और ये यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। ओके, जस्ट इमेजिन कि इसकी यहाँ पे बात की जा रही है और यहाँ से ये पानी का रन ऑफ आपको निकलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर आपकी मेन रिवर है, राइट। और यहाँ पर एक कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है विच इज़ दी पावर हाउस है, यहाँ पर जनरेटर है। कई बार लोग, क्या होता है आपने देखा होगा, ये डैम्स की वॉल है बढ़िया, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, सडनली इस गेट के ओपन हो जाने की वजह से पानी का लेवल अचानक से बढ़ जाता है और आप ऐसे बहुत से इंसिडेंट न्यूज़पेपर में रीड करेंगे जहाँ अचानक से गेट खुलने की वजह से सडनली जैसे ही पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यहाँ से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, या हम ड्रॉबैक बोल सकते हैं किसका, इन डैम्स का। चलिए, वापस आ जाते हैं हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पर। बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स को दो भागों में क्लासिफाई कर दिया जाता है। कुछ होते हैं हमारे लार्ज प्रोजेक्ट, कुछ हो जाते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बेस डिपेंड करता है कि इनकी साइज या कैपेसिटी क्या है। जब हम हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करते हैं विद द कैपेसिटी ऑफ 25 मेगावाट बिलो आर क्लासिफाइड एज दी स्मॉल।
सो 25 मेगावाट से जिसकी कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी होती है उसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं? स्मॉल कैटेगरी में डालते हैं। सब्सिक्वेंटली अगर हम बात करें जो इससे ज़्यादा की कैटेगरी होती है जनरेशन की 25 मेगावाट से प्लस, वो हमारी लार्ज कैटेगरी में आ जाते हैं। सो बेसिकली इंडिया में जब हम हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो इसको लुक आफ्टर करने के लिए आपको दो मिनिस्ट्रीज देखने मिल जाती हैं। पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लांट जिनकी कैपेसिटी अप टू 3 मेगावाट या बिलो इसके देखने मिलती है, वो उसको मेंटेन करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो दीज आर द थिंग्स, ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगेन ये आर्टिकल का कनेक्शन है हमारे बजट से। देखिए अगर आपको याद होगा तो हमने बजट डिस्कस करते टाइम एक चीज़ डिस्कस करी थी कि इस बार गवर्नमेंट का जो पुश है वो मैनग्रूव्स के लिए है, और इसी वजह से जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना बजट पेश किया है और इसमें अनाउंस किया है कि ये जो मैनग्रूव्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं विच स्टैंड्स फॉर मिष्टी। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इट इज़ मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। देखिए एक तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया हैज़ अबाउट 4,992 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ मैनग्रूव, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो इट इज़ 7,500 किलोमीटर्स, ठीक है। सो रिसेंटली अगर हम IFSR 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो उनका बोलना है भारत में इस समय 4,992 स्क्वायर किलोमीटर्स मैनग्रूव मौजूद है। अब ये अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ में हमें डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई देते हैं। ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स और यूटीज़ में आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम मैनग्रूव यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें सबसे बड़ा प्रपोर्शन कौन लेके आएगा? यस, इट इज़ दी वेस्ट बंगाल बिकॉज ऑफ सुंदरवन। और इसका इस पूरे में से 2,114 स्क्वायर किलोमीटर तो अकेला किसने कैप्चर कर रखा है? सुंदरबन के एरिया ने। सो देखिए अब एक बहुत अच्छा आप इम्पॉर्टेंट इस ISFR की रिपोर्ट से एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि इंडिया में अगर हम 1987 की बात करें तो जो हमारे पास मैनग्रूव का प्रपोर्शन था दैट वाज ओनली 4,046 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन 2021 में ये बढ़ गया है। और इसकी इम्पॉर्टेंस अभी हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होती है एंड व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एम्फसाइजिंग। इनफैक्ट बजट में इसको लेकर आया गया है इसको प्रमोट करने के लिए, है ना। अब देखें अगर हम मैनग्रूव्स की बात करते हैं तो ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं। आपको पता है कि स्मॉल ट्रीज या श्रब्स होती हैं जो कोस्ट लाइन के आसपास ग्रो करती हैं। बेसिकली व्हाट दे नीड, इनको सेडिमेंट की ज़रूरत होती है और एक शैलो वाटर की यहाँ पर ज़रूरत होती है, सॉल्टी वाटर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, यहाँ ग्रो कर सकते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या करते हैं, हमारी जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर काम करते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म से हमें बताते हैं। साथ ही जो हमारा आसपास का एरिया है वहाँ पे सेडिमेंट्स में जब ये पेड़ लगते हैं तो सेडिमेंट को भी इनकी जड़ें होल्ड करके रखती हैं। सो बेसिकली ये मैनग्रूव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू द शोर लाइन। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पर बात करें तो बेसिकली अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो इनके लिए क्या चाहिए, ये सलाइन इन्वायरमेंट में बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। दे नीड लो ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों यहाँ पर लो ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, मैनग्रूव्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स फॉर द पर्पस जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यू मेटाफोर्स। न्यू मेटाफोर्स में क्या होती हैं, दे हैव न्यूमरस पोर्स थ्रू विच ऑक्सीजन एंटर्स द अंडरग्राउंड टिश्यूज। 24 घंटे में आप देखिए पानी में डूबे रहते हैं, उसके बाद भी ये अपने आप को इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है, इस तरीके से ये इमर्ज होकर आए हैं कि यहाँ पर एक रूट्स होती हैं, ब्रीदेबल रूट्स होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यू मेटाफोर रूट्स बोला जाता है। अगर हम बात करें देखिए इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है
ये जिन 9 जगह पर हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, वहीं पर हैबिटेंट्स की वजह से और लगातार इंक्रीज पॉपुलेशन कोस्टल एरिया के आसपास जो बच रही है, आके बसने लगी है, उसकी वजह से इनका डिस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है। आर्टिकल में आगे बढ़ने के पहले आप इस मैप को देख लीजिए। इन जगहों की बात की जा रही है, आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल का हिस्सा आपको दिख जाएगा, तमिलनाडु का हिस्सा आपको दिख जाएगा, गोवा का एरिया भी आप इसमें देख पा रहे होंगे, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, ये पूरे जो रीजन्स हैं, अंडमान एंड निकोबार, दे आर गुड एंड फुली कवर्ड विद द मैनग्रूव्स। बट आप देखिए ये वही रीजन है जहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग यहाँ पर ज़्यादातर आकर बसने लगे हैं। रिजल्टेड इनटू, जब लोग यहाँ पर ज़्यादा आकर बसेंगे तो बेसिकली यहाँ पर फिशिंग भी करेंगे, पॉपुलेशन होगी, फिशिंग होगी, और इसकी वजह से जो हमें मैनग्रूव्स है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिस्ट्रक्ट होते हुए नजर आएंगे। देखिए पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये तभी इस्टेब्लिश हो सकते हैं, ये मैनग्रूव्स ऐसी जगह पर आके बन सकते हैं जहाँ पर इंटरटाइडल फ्लो होता है। इंटरटाइडल फ्लो होगा तो क्या होगा, आप देखिए एडिकेट, एक प्रचुर मात्रा में सेडिमेंट्स आपको इन एरियाज में देखने के लिए मिल जाएगा, सो दैट दीज ट्रीज गेट द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, एक अच्छा माहौल इन्हें मिल जाता है टू सेट डाउन देयर रूट्स। अब देखिए होता क्या है, कोस्ट लाइन के पास लोग के जाकर एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, फिशरीज एक्टिविटीज़ आपको दिखाई देने लगेंगी, जिसकी वजह से ये जो टाइडल फ्लो है ये ऑब्स्ट्रक्ट होता है एंड रिजल्टेड इनटू सेडिमेंट्स कम आती है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द मैनग्रूव इकोसिस्टम। अगर हम बात करें तो मैनग्रूव्स को क्लियर करने के बहुत सारे एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं इन द एरियाज ऑफ सुंदरवन, जहाँ पे फिशरीज करने के लिए मैनग्रूव्स इकोसिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सो नाउ दिस बजट कम, मिष्टी बजट, जो यहाँ पर क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, कन्वर्ज करेगा दो स्कीम्स के साथ। एक स्कीम है हमारी मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। दूसरी स्कीम है कैंपा, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द कैंपा, लेकिन अभी हम इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। सो ये कैंपा और मनरेगा के साथ मिलकर यहाँ मिष्टी क्या करने वाला है, आपके मैनग्रूव्स प्लांटेशन को देखेगा। सो the survival rate of mangrove seed plantation is 50% and of spalling is about 60%, and it takes 3 years for a new plant to stabilize। और ये अब देखने का पूरा काम कौन करेगा, हमारा मिष्टी। देखिए आपको याद हो, अगर जब हम बात करते हैं इंडिया कार्बन एमिशन को ख़त्म करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है मैनग्रूव्स का, क्योंकि मैनग्रूव्स की अगर हम बात करें तो मैनग्रूव्स आर एस्टिमेटेड टू होल्ड up to 4 times the amount of carbon as some of the other ecosystem। सो अगर आप देखें 1% मैनग्रूव का भी यहाँ नुकसान होने का मतलब क्या है, 0.23। देखिए बहुत अच्छे स्टैटिक्स से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 1% अगर मैनग्रूव भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका मतलब हमें 0.23 गीगा टन ऑफ CO2, जो इसको जो ऑब्जर्व कर रहे थे, एब्जॉर्व कर रहे थे, उसके बराबर नुकसान आपको देखने के लिए मिल सकता है। दैट इज इक्वेटिंग टू ओवर 520 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। और इसी की वजह से इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बहुत सेपरेट बजट लेकर आ रहा है, बहुत सेपरेटली इंडिया फोकस कर रहा है किसके ऊपर, मैनग्रूव्स के ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ कैंपा के बारे में और थोड़ा सा मिष्टी स्कीम के बारे में। चलिए मिष्टी का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए, प्री के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सो मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैनग्रूव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। यहाँ पर मैनग्रूव प्लांटेशन, कोस्ट लाइन और सॉल्ट पैन लैंड्स में यहाँ पर इनको ग्रो करने के लिए काम किया जाएगा, और कन्वर्जेंस देखने मिलेगा हमें मनरेगा और कैंपा फंड्स का यहाँ पर, ठीक है। वहीं आपको साथ में पता होना चाहिए मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था एट द 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, दैट मीन्स COP27 UN क्लाइमेट समिट था, जहाँ पर इंडिया एज अ पार्टनर एंड इनिशिएटिव लीड बाय द यूएई ने यहाँ पर ध्यान लाया सबका कि देखिए क्या ज़रूरी है, और इंडोनेशिया ने मिलके मैनग्रूव अलायंस क्लाइमेट बनाया, ठीक है।
ध्यान रखेंगे, मैनग्रोव्स अलायंस क्लाइमेट। कहाँ पर डिस्कस किया गया था? COP27 में इसके बारे में डिस्कस किया गया था। एक इनिशिएटिव लिया था यूएई और इंडोनेशिया ने, और मिलकर इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी मैनग्रोव की, और उसकी वजह से एक अलायंस हमारे सामने आया था विच इज़ दी मैनग्रोव्स अलायंस फॉर क्लाइमेट। इट इंक्लूड्स, देखिए, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन इसका पार्ट है। बेसिकली इस एमएसी की अगर हम बात करें तो इनका रोल क्या था? इनका काम है लोगों को एजुकेट करना, स्प्रेड करना, वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस फैलाना कि मैनग्रोव्स क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में इनका क्या रोल हो जाता है, और किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो असर डाल रहा है किसके ऊपर? मैनग्रोव्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं विच इज कैंपा। सो कैंपा बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। देखिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने एक लैंड खरीदा, जब आप वो लैंड खरीदने गए तो आपने देखा वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे क्या रहे थे, बहुत सारे पेड़ पौधे ऑलरेडी लगे हुए थे, बट अब आपको वहाँ पे घर बनाना है, रिजल्टेड इनटू कि आप इतने सारे पेड़ों का क्या करेंगे? आप उनको ख़त्म करेंगे। सो CAF यहाँ पर काम करता है। ये एक एक्ट पास किया गया था बाय द सेंटर, हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट है उन्होंने 2016 में, और इसको नोटिफाई किया गया 2018 में। ये इनेक्ट करता है, मैनेज करता है और कलेक्ट करता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला? कैंपा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। सो ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या हुआ? ऐसा कोई भी अमाउंट जो आप कहीं पे माइनिंग इंडस्ट्री बना रहे हैं, या आप उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, एक फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट एरिया में यहाँ कन्वर्ट करने वाले हैं, सो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एक अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, और उससे जो पैसा आता है वो जाता है कैंपा फंड में। और ये फंड का बेसिकली काम किया जाता है, सपोज कैचमेंट एरियाज में नेचुरल प्रोड्यूसिंग जनरेशन करने में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड सो फॉर एक्टिविटीज़ के लिए। चलिए आगे बात करें तो रिसेंटली एक रिपोर्ट हमारे पास आई थी विच इज़ द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन विच इज़ आइश रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर बात क्या की गई थी? 2020-21 की रिपोर्ट यहाँ पर बता रही थी, रिवाइज्ड किया गया है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को। ठीक है, बात की जा रही है एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी डिटेल में जाने के पहले आर्टिकल की आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ आइश रिपोर्ट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ एंडेवर्ड टू कंडक्ट एन एनुअल वेब बेस्ड आइश सिंस 2010 एंड 11। यहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया जाता है बहुत सारे पैरामीटर से, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट की यहाँ पर बात करें, वेरियस प्रोग्राम्स की बात करें, एग्जामिनेशन की बात करें, रिजल्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे इंडिकेटर्स को निकाल कर क्या किया जाता है? एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन डेंसिटी क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, पीपल टीचर रेशियो यहाँ पर क्या है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या है, पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर क्या है, और इस सब के बाद जो एक फाइनल डेटा कलेक्ट करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आइश रिपोर्ट यहाँ पर बोली जाती है। चलिए, तो बहुत सारे डेटा पॉइंटर्स हमारे पास हैं जिनको हम देख लेते हैं रिपोर्ट में, जिनकी बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी हैं वो हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी हैं बाय 70 ड्यूरिंग 2020 एंड 21। ठीक है, टू 1113 इन 2021, जो पहले कितनी थी हमारे पास? 1043। तो 1043 से आज की डेट में हमारे पास जो यूनिवर्सिटी का काउंट हो गया है वो है 1113। वहीं अगर हम बात करें सो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना एंड केरला ऐसे टॉप 10 स्टेट्स में से हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल कर आया है कि जो हमारा GER है, ठीक है, अगर हम बात करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, तो दैट इज 7.5% का इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो चलिए अगर मैं आपको बोलूँ प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमें GER निकालना है तो हम इसे कैसे निकालेंगे? सो देखिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए जब हम ये बार यहाँ पे सेट करेंगे तो हमें पहले तो उस पॉपुलेशन का ध्यान रखना है जो एनरोल्ड हुई है।
ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर प्राइमरी एजुकेशन में रोल्ड कितने हुए हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे विद द टोटल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। ठीक है, सो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, सपोज प्राइमरी एजुकेशन में आपके पास कितने बच्चे आने चाहिए, आपके पास जिस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आएंगे उनमें से कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है वर्सेस किस में जाएंगे, द टोटल पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। और जो फाइनल अमाउंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो फाइनल रेशो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, वो क्या होगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हमें देखने मिलेगा, एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इंडिया में 7.5% का इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बताया जा रहा है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम हायर एजुकेशन प्रोग्राम से, उनका अमाउंट भी हमें यहाँ पर नंबर 95.4 लाख दिखाई दिया है, जो कि अगर हम पिछले साल के मुकाबले में कंपेयर करें सो दैट वाज ओनली 94 लाख, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो हैं हायर एजुकेशन अटेन करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम हाईएस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो वो आर्ट्स कोर्सेज में देखा गया है, वहीं अगर हम अंडर ग्रेड्स पोस्ट की और पोस्ट ग्रेजुएशंस की भी बात करें तो आपको आर्ट्स कोर्स में सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हुए दिखाई देंगे। चलिए आगे बात करें, इस रिपोर्ट में बहुत सारे स्टैट्स दिए गए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा स्टेम। स्टेम आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है स्टेम्स के लिए, विच स्टैंड्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एनरोलमेंट। अगर हम बात करें एट ऑल लेवल ऑफ हायर एजुकेशन, इस रिपोर्ट से पता चला है कि जो विमेन है दे आर लैगिंग बिहाइंड द मैन, बिकॉज those they are only accounted for over 56% of the enrollment in these field। so this is the reason आप समझ पा रहे होंगे कि STEM के लिए गवर्नमेंट इतने ज़्यादा इनिशिएटिव हमें क्यों लेती हुई नज़र आ रही है। ऑलराइट, सो ये पूरी डेटाज आपके सामने हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इन चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक पोर्शन में आंसर देने के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट की एक और खासियत हमें देखने मिली है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए सिर्फ 75 फीमेल टीचर हैं अगर हम बात करें तो पर 100 मेल टीचर्स पर। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन वेयर वी नीड टू रीथिंक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। वी मस्ट give some sort of relaxation to the women so that their representation can be seen or at least come on the equality। इस रिपोर्ट में देखिए मेजर इश्यूज भी हमारे सामने लेकर आए। सबसे पहले हमें समझ में आया कि देखिए फैकल्टी शॉर्टेज है, बच्चों के ऊपर जितनी टीचर्स होने चाहिए उतने हमें दिखाई नहीं देंगे, और इसमें एक और बड़ा कारण हमें दिखाई देगा लैक ऑफ एडिकेट ट्रेनिंग। टीचर्स तो हैं बट दे डोंट हैव सफिशिएंट ट्रेनिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलेगा, छोटे छोटे से हॉल्स में कॉलेजेस रन हो रहे हैं, सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। रेगुलेरिटी इशूज़ हैं, बच्चे रेगुलर कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, आप देखेंगे तो ना ही बच्चे आपको आते हुए नजर आएंगे, ना ही टीचर्स आपको नजर देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन कनेक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का कनेक्ट होना इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या बच्चा कोर्स कर रहा है और आगे जाके उसके लिए इस कोर्स से क्या बेनिफिट होने वाला है। सो प्लेसमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो आई कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट कि वो कहीं ना कहीं पीछे हटता जा रहा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3 इकोनॉमिक्स। बात की जा रही है जो कैपिटल फ्लो है कमोडिटी प्राइस में, दैट कुड स्टिल पोज सम कंसर्न। देखिए अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के बेसिकली हमें यहाँ पर 3 कंसर्न नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट इज एक स्लो डाउन देखने मिल रहा है हमें ग्लोबल इकोनॉमी में। रिजल्ट क्या होगा जब आपकी ग्लोबल इकोनॉमी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट होती है, रिजल्टेड इनटू आपका जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर डिक्लाइन होगा। जब एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा दैट मीन्स आप प्रोडक्शन भी यहाँ पर क्या करेंगे, कम करेंगे, और ये भी डिक्लाइन देखने मिलेगा। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जो कंपनीज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल देंगी, रिजल्टेड इन टू अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होना और डोमेस्टिक डिमांड जो रहेगी। देखिए जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी आपको क्या देखने मिलेगी, घटती हुई देखने मिलेगी, विच विल रिजल्टेड इन टू डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल।
सो आप देखिए इस पूरे रीज़न को समझिए। जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होता है तो आपका एक्सपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट घट रहा है दैट मीन्स आपका प्रोडक्शन भी घटेगा, प्रोडक्शन घट रहा है दैट मीन्स आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब लोगों के पास अब पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर पैरिटी यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी, रिजल्टेड इनटू डोमेस्टिक डिमांड भी डिक्रीज होगी। सो कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल फ्लो है, कमोडिटी प्राइसेस हैं, इनमें हमें एक बहुत बड़ा एक कंसर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है इसकी वजह से। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से, देखिए हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशंस की सिचुएशन देखने मिल जाती है। अब अगर हम बजट को यहाँ पर लेकर आए तो देखिए इस बार का हमारा जो बजट है वो कहीं ना कहीं एम्फसाइज कर रहा है जॉब क्रिएशन को लेकर। बात की जा रही है कि 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हमारे पास आएगा। 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आने का मतलब कि एक जो जॉब क्रिएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, और स्किल एम्प्लॉयमेंट आना दैट मीन्स हमारे पास जॉब क्रिएशन देखने को मिल सकती हैं। सो जॉब क्रिएशन की बात करें इज नॉट ओनली अबाउट मैन्युफैक्चरिंग बट अबाउट इक्वली प्रोमिनेंट एरियाज, जैसे टूरिज्म यहाँ पर प्रमोट होगा, जो कि आप देखेंगे मैन पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें भी आपको क्या देखने मिल सकता है, एक राइज देखने के लिए मिल सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग अगर हम बात करें तो इस पूरे आर्टिकल का मैं अगर आपको कंक्लूजन दूं तो वो यही है कि कुछ 3 फैक्टर हैं जो इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर कंसर्न देते हुए हमें नजर आएंगे। पहला तो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन होना, यूएस के जो एक्शन है फेडरल रिजर्व और फ्लाइट ऑफ कैपिटल को लेकर, कमोडिटी प्राइस जो हमारी इन्फ्लुएंस हो जाती है ग्लोबल फैक्टर की वजह से, अपार्ट जो हम इतना बड़ा अमाउंट हमारा गवर्नमेंट यहाँ डिक्लेयर कर भी रहा है कि हम इतना परसेंटेज ऑफ जॉब क्रिएशन करेंगे, लेकिन दो वी आर डूइंग एवरीथिंग गुड हेयर, बट उसके ऊपर भी ये 3 फैक्टर हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट। यहाँ पर बात की जा रही है जेईटीपी की, विच स्टैंड्स फॉर जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। देखिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पावरशिप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द रिच नेशंस टू एक्सेलरेट फेजिंग आउट ऑफ कोल एंड रिड्यूसिंग द एमिशन। बोला जाता है कि कोल को बाहर निकालिए, रिजल्ट क्या होगा, कोल जब आप कोयले को हटा ही देंगे तो जो एमिशन है कोयले की वजह से होने वाला वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और उसको लेकर यहाँ पर एक जेईटीपी एसोसिएशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जेईटीपी का फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताया, इट इज़ द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इनिशिएटिव इज़ मॉडल्ड फॉर द साउथ अफ्रीका स्पेशली टू सपोर्ट साउथ अफ्रीका डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स। ये एम करता है टू रिड्यूस द एमिशन इन द एनर्जी सेक्टर और एक्सेलरेट करने की बात कर रहा है कोल फेज आउट प्रोसेस की। ये बहुत सारी फंडिंग ऑप्शन अवेलेबल कराता है कंट्रीज़ को, अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू, डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू कि यहाँ पर क्या किया जाए, इस तरीके के फंड्स अलोकेट किए जाएं जो क्या करें, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करें। जीटीपी को बेसिकली लॉन्च किया गया था COP26, जो COP26 हमारा कंडक्ट हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, यहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप की बात करें तो इन्होंने इस प्रपोजल को बैक किया था, जिसकी वजह से फाइनली ये कहाँ पर आया पिक्चर में। अब देखिए इंडिया का अगर हम यहाँ पर स्टैंड समझें तो इंडिया आर्ग्यू करता है दैट कोल अलोन कैन नॉट बी साइंड आउट एज अ पॉल्यूटिंग फ्यूल। ठीक है, हमें यहाँ पर और दूसरे टर्म्स को भी देखकर चलना पड़ेगा, है ना। सिर्फ अकेले अकेले अगर आप बोल देते हैं कोल के बारे में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए समझ लेते हैं, उसी के बारे में आर्टिकल है। देखिए होगा क्या, दिस एनर्जी ट्रांजिशन व्हाट विल हैपन, इट कुड गिव राइज टू द इंट्रा जनरेशनल, इंटरजनरेशनल एंड सोसाइटल इक्विटी कंसर्न। होगा क्या अगर हम बात करें नियर टर्म फॉसिल डिपेंडेंट जॉब्स की, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो इन्हीं इंडस्ट्रीज पर काम कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन, अगर आप सडनली इस तरीके का शिफ्ट लेंगे तो सपोज एक
कोल इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 लोग काम कर रहे हैं। अब आप एक ट्रांजिशन शिफ्ट लेने के यहाँ पर बात कर रहे हैं जेईटीपी में, होगा क्या, इन 100 में से शायद मुश्किल से 50 लोग यहाँ काम करें, बाकी के 50 लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जॉबलेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यही इंडिया का कंसर्न है कि हम एक सडन शिफ्ट यहाँ पर नहीं ले सकते, वी मस्ट थिंक, और हमें बाकी वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में भी यहाँ पर बात करनी होगी। ये इक्विटेबल होना चाहिए, इनइक्विटेबल नहीं होना चाहिए, एंड दिस कैन बी डिफर फ्रॉम द रीजन टू रीजन एज वेल। सो जब आप कोल फेज आउट करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब्स के ऊपर, ठीक है। सो नॉट अलोन द कोल विल बी फेज्ड आउट, जॉब्स भी हमें यहाँ पर क्या देखने मिलेंगी, ये भी खत्म होती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं इंडिया का दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर आप डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह जो कोल का ट्रांजिशन है और जो ट्रांजिशन है वो डिफरेंट है। डेवलपिंग कंट्रीज़ हैड डिफरेंट काइंड ऑफ डिमांड, वहीं अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ तो उनकी एक डिफरेंट काइंड की डिमांड है। तो जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो एक अम्ब्रेला टर्म में नहीं आ सकता, इट हैज़ टू बी डिफर एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, बिकॉज सबकी यूजेजेस भी हमें यहाँ पर अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंडिया हैज़ कमिटेड कि इंडिया अपना जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर कम करेगा और क्लीन एनर्जी की तरफ जाएगा विद द एम्बिशियस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंक्लूडिंग 450 गीगावाट विद द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की यहाँ पर बात करें बाय 2030। सो वहीं इंडिया बहुत सारे इंसेंटिव्स भी सोलर एनर्जीज वगैरह को दे रहा है, हाइड्रोजन मिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें हम कई बार बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट पीएम कुसुम विच स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षण एवं उत्तम महाअभियान, ठीक है। इस स्कीम को हमने बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया था, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप क्या करें, इस में जाएं और वापस इसकी डिटेल को पढ़ें। सो आई होप ये सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। We have two branches, one at Bhopal, another one at Indore. So it's a current oriented one-liners time. And first news is Pradhan Mantri Shri Modi dedicated to the nation's Hindustan Aeronautics Limited's helicopter manufacturing factory in Tamukuru, Karnataka. The Greenfield helicopter factory is spread across 615-acre and it will manufacture light utility helicopter. Next, former Pakistan President Mr. Pervez Musharraf passed away at the age of 79. He was a Pakistani Army general and born in 1943 in Delhi. He had been declared a fugitive in the former Prime Minister Benazir Bhutto's murder case and Red Mosque cleric killing cases. Indian Railway has introduced Bharat Gaurav Deluxe AC tourist train under the Ek Bharat Shresth Bharat scheme. So, it's a quiz time and first question is, with reference to Chausat Yogini temple situated near Munera, consider the following statement. So, options आपकी screen पर हैं and next question is for your means, what is Project Ellora? So, आपको दोनों आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑल्सो अगर आप अपना आंसर बताना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ राउज अकेडमी पर जाकर अपना आंसर बता सकते हैं। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.